नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। राजस्थान में भजनलाल सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस 1 साल में क्या अपराध का ग्राफ कम हुआ? इसको लेकर विपक्ष से लेकर सरकार तक की तरफ से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन इस सब के बीच सवाल यह कि क्या असल में अपराध कम हुआ है? दरअसल क्राइम पर सख्ती के चलते प्रदेश भर के अंदर अपराध का ग्राफ गिरा जरूर है। सरकार बदलने के बाद से ही प्रदेश भर के अंदर पिछले साल के मुकाबले इस साल 20,000 एफआईआर कम दर्ज हुई हैं। अपराध में गिरावट का ग्राफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय के ये आंकड़े बताते हैं। वहीं राजस्थान में साल 2023 में कांग्रेस सरकार का शासन था। कांग्रेस राज में प्रदेश भर के पुलिस स्टेशन में करीब 3,17,000 एफआईआर दर्ज हुई। वहीं प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद साल 2024 में पिछले 1 साल के अंदर दर्ज एफआईआर की संख्या घट करके करीब 2,97,000 रह गई। वहीं प्रदेश में शासन बदलने के साथ ही आंकड़े देखने पर करीब 20,000 एफआईआर कम दर्ज होना सामने आया। लेकिन सवाल यह कि क्या सरकार की नीतियों से भी अपराध के ग्राफ पर असर पड़ता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान में अपराध में कमी बेशक जरूर आई है, लेकिन क्या प्रशासन को और कोशिश करने की इसमें जरूरत है? क्या क्या बदलाव लाने की जरूरत है? जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि अपराध में कमी आखिर कैसे हुई है, कैसे इसमें सफलता मिली है, ये सब हम जानेंगे। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल अपराध में कमी का कारण क्या है और इसके पीछे जो सफलता मिली वो कैसे मिली है? कानून व्यवस्था में सख्ती ये पहली प्राथमिकता रही, प्रशासनिक स्तर पर भी, और सरकार ने भी इस पर साफ कर दिया। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया। महिलाओं बच्चों से जुड़े अपराधों पर सख्ती के साथ काम किया गया। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई। पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया गया। साइबर क्राइम के खात्मे के लिए मिलकर के काम किया गया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और भरतपुर रेंज आईजी को इसमें जिम्मा दिया गया। पुलिस स्टेशनों में समय समय पर जन सुनवाई की गई और त्वरित न्याय के लिए इसी सिद्धांत पर काम करवाया गया। एरिया डोमिनेशन अभियान से बदमाशों की धरपकड़ की गई और अन्य राज्यों में की जो पुलिस है उसके साथ भी तालमेल बनाया गया। साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन चला करके अपराधियों पर कार्रवाई की। तो ये अपराध में कमी लाने के वो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से अपराधों में कमी आई और इसमें पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली। और यही एक कारण है कि जो ग्राफ है पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2023 के मुकाबले 24 के अंदर वो कम हुआ। अब राजस्थान में की जो 5 रेंज है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल उसमें कितने प्रतिशत की जो पेंडेंसी है वो बनी हुई है, जरा वो आप जानिए। पाली की अगर बात कीजिए 2023 के अंदर 21% है, 24 के अंदर 13%। उदयपुर रेंज के अंदर 2023 के अंदर 17% थी, जो कि 24 के अंदर 14% हो गई। वहीं जयपुर के अंदर 18% 23 में और 14% 2024 में। तो ये आपको ये ग्राफ है, वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि साल दर साल अपराध का ग्राफ की स्थिति क्या है। अब आप जरा ये भी जानिए कि 2022, 23 और 24 के अंदर ये 3 सालों का आंकड़ा हमने निकाला है और इसके अंदर जो हत्या, डकैती, लूट के जो मामले हैं वो कब और कितना ग्राफ रहा है ये आप देखिए। जिस तरीके से किडनैपिंग के जो मामले हैं ये जो है वो आपके सामने है। साल दर साल जो ग्राफ है, रेप के मामले 5,231 22 में, 5,016 23 में और 4,800 के आसपास 2024 में आते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो घटता हुआ दिखाई देता है। अब आप देखिए जो हत्या का प्रयास है 3,043 22 के अंदर है और धीरे धीरे 23 और 24 में ग्राफ कम होता है। तो ये जो है अपराध कम होना और अपराध का ग्राफ में गिरावट आना ये एक बड़ी सफलता है। और इसके लिए क्या अभी करने की जरूरत है? क्या प्रशासनिक स्तर पर और काम करना चाहिए? ये लगातार साल दर साल जो अपराध का ग्राफ है वो क्या कहता है, किस ओर इशारा कर रहा है? और ग्राफ अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या इसमें सरकार की पॉलिसीज का काम है? प्रशासनिक स्तर पर जो कसावट आई है उसका ये असर है? या कौन कौन सी वो नीतियां इसमें अपनाई गई हैं जिसकी वजह से अपराध कम होता हुआ नजर आया है? ये जरूर इसमें, हालांकि इसमें पॉलिटिकल मसला भी आ जाएगा, इसमें राजनीति का मसला भी आएगा कि भाई ये कहा जाएगा कि हमने तो अपने समय के अंदर बेहतर व्यवस्थाएं की, आज के समय में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती हैं, ये भी एक आरोप लगा दिया जाएगा। शायद इस वजह से ये अपराध का ग्राफ जो है वो कम दिखाई दे रहा है। असल वजह क्या है, जरा इसको हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो अपराध का ग्राफ है कैसे और आगे
कम किया जा सकता है, इसी को लेकर के एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट निशा सिद्धू जी कार्यक्रम में है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पूर्व आईपीएस जगदीश चंद्र शर्मा जी कार्यक्रम में हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लेकिन इसमें मैं जगदीश चंद्र जी से इस पर एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। जगदीश सर, एक चीज इस पर बताइए, अपराध का ग्राफ पहले के मुकाबले कम हुआ, आपको क्या नजर आता है? अंतर 2023-24 के अंदर क्या दिखाई दिया? इसमें पुलिस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, सरकार का कितना रोल होता है, उनकी पॉलिसीज का कितना प्रभाव पड़ता है, और साथ ही बड़ा परिवर्तन कैसे आया, अपराध कैसे कम हुआ? देखिए, जहां तक अपराध में कमी का सवाल है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकारी नेतृत्व पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और जहां तक नई सरकार का सवाल है, नई सरकार ने आते ही विशेष रूप से जो अपराध राजस्थान में छाए हुए थे, विशेष रूप से पेपर माफिया, भू माफिया, संगठित अपराधी, उनकी वारदातें जो काफी बड़ी हुई थी, उस कानून व्यवस्था की स्थितियां भी ठीक नहीं थी, उनको ध्यान में रखते हुए नई सरकार ने सबसे पहले आते ही दो विशेष एक तरह से टीमों का गठन किया, जिसमें एक तो एजीटीएफ, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, और दूसरा पेपर माफिया के लिए एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई। इन दोनों टीम ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छा काम कर रही है, और जो तथाकथित माफिया लोग थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जहां तक नई सरकार के मुखिया का सवाल है, उन्होंने भी कई बार अपने स्टेटमेंट्स में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान में अब अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या राजस्थान छोड़ दे। और इस आदेश की पालना के लिए राजस्थान पुलिस को उन्होंने सख्त निर्देश दिए और नेतृत्व को पूरा अपना सपोर्ट प्रदान किया। पुलिस की जो सीनियर लीडरशिप है उसको पूरा सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया। यही कारण है कि अपराधों में लगातार कमी आई है। जहां तक आपने अभी एक विषय उठाया कि साहब अब राजस्थान में पहले एफआईआर कानूनी रूप से, अनिवार्य रूप से दर्ज होती थी, अब दर्ज नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि एफआईआर दर्ज करने में कुछ बातें सामने आती है, कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस जानबूझ के एफआईआर दर्ज नहीं करती, लेकिन जहां तक संपर्क है लोगों से, जो जानकारी सामने आ रही है, वो ये सामने स्पष्ट रूप से है कि अब पुलिस जो कोई एफआईआर थाने में आती है उसको तत्काल परिवार के रूप में अवश्य दर्ज करती है, कंप्लेंट के रूप में अवश्य दर्ज करती है। अगर अपराध की गंभीरता तात्कालिक रूप से महसूस होती है तो तुरंत एफआईआर भी दर्ज होती है। लेकिन अगर अपराध की जो घटना उसमें घटित, उसमें दे रखी है एफआईआर में, अगर उसमें संदेह प्रकट होता है तो पुलिस द्वारा तत्काल उसको परिवार के रूप में दर्ज किया जाता है, कंप्लेंट के रूप में दर्ज किया जाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इसलिए यह कहना भी उचित नहीं है कि साहब इस समय एफआईआर कम दर्ज होगी इसलिए अपराध कम हो गए। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब ये ग्राफ कम होने को लेकर के चर्चा होगी ना और पॉलिटिकली इस पर रिएक्शन लिया जाएगा तो विपक्ष यही कहेगा कि साहब अब देखिए एफआईआर जो है कम दर्ज कर रहे हैं, इसलिए ये ग्राफ कम नजर आ रहा है। और इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल जरा एसपी मित्तल साहब से भी करना चाह रहा हूँ। मित्तल सर, एक चीज बताइए कि ये जो है पॉलिटिकली इसको डाइजेस्ट करना किसी भी ऑपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई हमारे राज्य में तो थोड़ा ग्राफ ऊपर था, लेकिन अब जो दूसरा सत्ता परिवर्तन होने के बाद दूसरी पार्टी के पास चला गया तो वो ग्राफ कम हो गया। तो ये जो है ये डाइजेस्ट करना ये भी बड़ा मुश्किल है। और इसमें सबसे कारगर क्या नजर आया? ये कुछ पॉइंट्स तो जगदीश जी ने बताए हैं, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और नजर आ रहा है? देखिए शुभेंदु जी, कांग्रेस के शासन में हमने देखा कि जिस तरीके से उदयपुर के अंदर गर्दन काटने की घटना हुई और भीलवाड़ा के अंदर भट्टी में जलाने की, रेप के बाद क्या नाम से पीड़िता को भट्टी में जलाने की घटना हुई है, ये बड़े जघन्य अपराध थे और पूरे देश भर में इसके क्या नाम से चर्चा हुई। और जब जब ये ग्राफ का जो भी आपने अपराध का जो आंकड़ा दिया है कि 20,000 एफआईआर जो है वो कम दर्ज हुई है, तो उस टाइम भी क्या नाम से जब ये कहा गया था कि पूरे देश के अंदर महिला अत्याचारों में, कांग्रेस के शासन में पूरे देश में महिला अत्याचारों में राजस्थान शीर्ष स्थान पे था, जो क्या नाम से राष्ट्रीय क्राइम आंकड़े जो जारी हुए थे। तब अशोक गहलोत साहब ने, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारे यहाँ क्या नाम से फ्री रजिस्ट्रेशन है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एफआईआर दर्ज कराए, हमारे यहाँ इस फ्री रजिस्ट्रेशन के कारण ये अपराध के आंकड़े हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि कांग्रेस के शासन में जो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण था वो मुझे लगता है कि क्या नाम से काफी ज्यादा था, इसलिए अपराध की संख्या ज्यादा हुई। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने देखा है कि आने के बाद में जैसे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का जो किया, इसके साथ ही जिस तरीके से
शुभेंदु, अपराधी जो पकड़े जाने के बाद में उनका जो सार्वजनिक रूप से जो जुलूस निकाला गया, हमने देखा कि जिस तरीके से अभी भी आपके चैनल पे भी क्या नाम से ये आ रहा है कि उनके पैरों में पट्टे बंधे हुए हैं अपराधियों के, और वो क्या नाम से जुलूस के रूप में उनको दिखाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो अपराधियों में जो एक भय का वातावरण है, वो क्या नाम से सरकार की ओर से ये दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि इन सब कार्रवाइयों से अपराध में कुछ कमी आई होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से, चाहे वो रेप के मामले हो, चाहे वो अत्याचारों के, महिला अत्याचारों के मामले हो, या और घरेलू हिंसा के मामले हो, उसमें अभी और क्या नाम से ठोस कार्रवाई की जाने की जरूरत है। मैं एक बात को क्या नाम से यहाँ अपने इस पैनल में जगदीश सिंह जी जो बैठे हैं, वो हमारे अजमेर में भी पुलिस अधीक्षक रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो इस बात को महसूस करते हैं कि कांग्रेस के शासन के अंदर राजनीतिक दबाव था पुलिस पर, और क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या उस राजनीतिक दबाव में कुछ कमी आई? ठीक है, इस सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ा बयान भी दे दिया सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भाई राजनीतिक तौर पर संरक्षण मिलता था। और ये जो अपने आप में ये जो सवाल है ना, ये बहुत सारी चर्चाओं को पॉलिटिकली जो है वो जन्म दे देगा। खैर, मैं इसमें एक रिएक्शन ले लेता हूँ इसमें जगदीश जी से। जगदीश जी, क्या इस पर कहना चाहेंगे? हाँ, है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप वरिष्ठ अधिकारियों के लेवल पे शायद पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जो मीडिया में आती रहती थी, उस समय भी आती रहती थी, उस बारे में मुझे टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन ये जरूर है कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए जो सपोर्ट वर्तमान सरकार ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिया है, जो फ्री हैंड जो दिया है, और विशेष रूप से संगठित अपराध, पेपर माफिया और साइबर क्राइम के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो काबिले तारीफ है। उसको ध्यान में रखते हुए ही पुलिस काम कर रही है। जब पुलिस को पूरा फ्री हैंड मिलता है, अब वो फ्री हैंड राजनीतिक कारणों से मिलता है या उनके दबाव से कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि जब पुलिस को फ्री हैंड मिलता है तो सीनियर लेवल पे अच्छी मॉनिटरिंग होती है और अपराध के नियंत्रण के लिए पूरी टीम वर्क से काम किया जाता है। हाँ। और जिसका प्रभाव इस सरकार में हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि सरकार के आने के बाद पेपर माफिया पर, ड्रग माफिया पर और साइबर क्राइम पर बहुत ही प्रभावी कार्रवाई हुई है, और उसका प्रभाव अन्य अपराधों पर भी परिलक्षित नजर आ रहा है। ठीक है, मैं इसमें अरविंद जी को भी जोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, निशा जी के पास भी आऊँगा। लेकिन अरविंद सर, एक चीज़ बताइए कि ये हम देखते हैं कि भाई जो लगातार एक्शन हो रहे हैं, कई मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, कई साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको लेकर के साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है। तो ये जो ऐसे अभियान हैं, क्या ये ऐसे जो लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के रहते हैं या जो असामाजिक लोग हैं, उनके मन में एक डर बैठाता है कि भाई एक्शन हो रहा है, अभियान चल रहे हैं, आप जाएंगे तो बैरिकेटिंग भी होगी, अगर सड़क पर निकलेंगे तो नाकेबंदी हो रही है, वहाँ पर जा करके हमें पकड़ लिया जाएगा, ये डर होता है। इस तरीके के मूवमेंट से जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा खौफ बनता है, डर बनता है। निश्चित रूप से अभियानों से डर बनता है, लेकिन अभियान कोई नई चीज नहीं है, ये अभियान हमेशा चलते रहे हैं और पुलिस अपना काम करती रही। लेकिन एक बात जिस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जगदीश संजय जी, उस पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार थी उसमें एक बड़ी समस्या ये थी कि विधायक जो है वो बहुत पावरफुल थे और वही सिस्टम को पूरा चला रहे थे, तो उनका बड़ा दखल था थानों के अंदर, निचले लेवल पर उनका बड़ा दखल था। पुलिस विधायकों से बहुत ज्यादा डरती थी, एक तरह से रिपोर्टिंग ही मानो आपके विधायक को ही थी पुलिस की। तो ये बड़ी डिजास्टर था राजस्थान के लिए। तो उसमें जो अपराधी है वो बहुत कॉन्फिडेंस में था कि मेरे पास कोई है कहने के लिए। अभी आप देखिए, अभी एक चीज आ रही है ना, एक बार में आप सुनते हैं अलग अलग जगह से विधायकों के बयान आते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हमारी सुनवाई नहीं हो रही हमारे राज्य में। तो वो कहीं ना कहीं यहीं पे है और इसका असर होता है जब आपका निचले लेवल पे दखल नहीं होता है पुलिस में, तो पुलिस अच्छे से काम कर पाती है। हालांकि मैं ये नहीं मान सकता कि अपराधों में कोई बहुत बड़ी और उल्लेखनीय कमी आई है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें काफी ठीक है कि आपने भरतपुर के अंदर एक टारगेट दिया वहां पे कि साइबर क्राइम को खत्म करना है वहां पे, और वहां पे जो राहुल प्रकाश है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जयपुर के अंदर एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की कि कांग्रेस की सरकार में नियुक्त किए हुए पुलिस कमिश्नर को इन्होंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस का नियुक्त किया हुआ है, आदमी काबिल है तो उसको रखा गया। आप जोधपुर में देखेंगे तो यहाँ पर भी कमिश्नर जो है कुल मिला के हम जो सुनते हैं तो काफी ठीक से काम कर रहे हैं। और जो आईजी लेवल पे है तो वहां भी इस तरह के अभियान जो साइक्लोनर वगैरह इधर खूब चलते हैं और अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद
जो चैलेंज पुलिस के सामने है वो है नशा जो बढ़ रहा है युवाओं के अंदर, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उस ठीक पर है। अभी भी प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल के अंदर जोधपुर में 2 एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। एक पर कार्रवाई की गुजरात की पुलिस ने, दूसरे पर कार्रवाई की मुंबई की पुलिस ने, जबकि पुलिस यहां भी है। और बाड़मेर में भी ऐसे ही एक एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, वो भी बहुत सुदूर गांव के अंदर। तो ये जो नशा है ये युवाओं के अंदर पनप रहा है, और जो इजी अवेलेबल है, ये कहीं ना कहीं जो अपराध में थोड़ी बहुत कमी आ भी रही है, तो लंबे टाइम में ये कमी रहेगी नहीं। ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है, जितनी तस्करी हो रही है उसमें आए दिन पुलिस वालों की संलिप्त जो मिलीभगत है वो सामने आ रही है। ये पुलिस के सामने चैलेंज है। पुलिस को क्या चाहिए, लोगों में जो अपराधी है उनमें थोड़ा भय होना चाहिए। वो भय अभी भी उस तरह से पैदा नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए। आप झुंझुनू की घटना देखिए कल की, एक आदमी रेप करता है और फिर वो लोग पकड़ के सौंप देते हैं पुलिस को, फिर भी वो फरार हो जाता है। तो जब तक ये भय नहीं पैदा होगा तब तक हम उल्लेखनीय जो आंकड़ों में कमी है वो महसूस नहीं कर सकते। ये बदलाव तभी महसूस होगा जब इसमें सख्ती के साथ और डर होगा, खौफ होगा अपराधियों के मन में, और लोगों में इतना ज़्यादा एक फील गुड फैक्टर होना चाहिए। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि इसका नुकसान भी होता है। डर जो है आम लोगों में ज़्यादा बन जाता है और इसलिए वो रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पुलिस पब्लिक मीटिंग, इस तरीके के अभियान होने चाहिए ताकि लोग इजीली अपने जो लोकल थाने हैं वहाँ जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। तो ये तो था पहलू कि कैसे वो कमी आई है अपराध के ग्राफ में और क्या करने की ज़रूरत है, ये आप आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा निशा जी से मैं जानता हूँ। निशा जी, समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए जो अभी तक काम हुए, ये तो हमने जाना कि भाई कैसे ग्राफ कम हुआ और क्या करना चाहिए, वो आगे की अलग बात है। लेकिन आम जो आदमी है, राजस्थान का जो रहने वाला है, वो जब सड़क पर चलता है उसको क्या महसूस होता है? कि लगता है कि भाई अपराध का ग्राफ जो आंकड़े आते हैं उससे उनको कहीं महसूस होता है कि हाँ अब आप सिक्योर हैं? ये निश्चिंतता जब है ना सड़क पर चलते हुए बिना डर के वो चलता है, तो वो क्या महसूस है? जी शुभेंदु, मैंने सभी की बात सुनी और अभी आपने जो सवाल किया है तो मैं समझती हूँ कि आपको लगता है कि अभी हमारी बहन बेटियां रात को अकेले निकल सकती हैं। डर और बेखौफ होना तो तब की बात हम करें। यहाँ बार बार एक बात सभी साथी लोग बोल रहे हैं कि अपराध कम हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। हम पिछली सरकार का कार्यकाल भी देखे हैं, वर्तमान का भी 1 साल से देख रहे हैं। तो पिछली सरकार में ये बात बिल्कुल सत्य है कि एसपी कार्यालय के अंदर भी एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया था, ये अलवर जिले की घटना के बाद। और दूसरी बात, पिछली सरकार ने 246 महिला सुरक्षा सलाह केंद्र खोले जो पहले 41 थे। और महिलाओं के अपराधों में कमी आने की एक वजह वो भी है कि अभी हर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर एक महिला सुरक्षा सलाह केंद्र काम करता है। वो सारे मैटर्स जो है वो काउंसलिंग के जरिए किए जाते हैं, क्योंकि पहला केंद्र तो 2002 में मैंने खोला है पुलिस कोलैबोरेशन के अंदर, 2010 में ये सरकारी बजट के अंदर आए हैं। पिछली सरकार ने इसको और संख्या बढ़ाई है। तो आप ये नहीं कह सकते कि महिला अपराधों में सिर्फ इस वजह से कमी आई है कि सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अगर बेहतरीन काम करती तो इतनी अराजकता और उदंडता ना होती। किसने कहा है बुलडोजर कल्चर को डेवलप करने के लिए? किसने कहा है पुलिस को, ये पुलिस के हाथ खोल दिए कि आप किसी भी व्यक्ति को अपराध किया तो न्यायालय उसको सजा देगा ना? सड़क के ऊपर उसका जुलूस निकालने का क्या इससे डर और भय और कानून का इकबाल बुलंद होगा? तो ये जो चीजें हैं ये कहीं गले नहीं उतरती है, क्योंकि भारत का एक अपना संविधान है, एक कानून की, न्यायपालिका की अपनी कार्यप्रणाली है। हाँ। तो ये जिस तरह से हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आम जन के अंदर भय पैदा इसलिए नहीं हुआ है, पुलिस के लफ्जों में कोई नहीं पढ़ना चाहता। उसका जुलूस निकाला जा रहा है तो ये ठीक नहीं है भाई। आप उसका मोरल कैसे, आप उसको कैसे बताएंगे कि आपने गलत किया है? और समाज के भीतर जो उसने अभी तक डर बनाया हुआ है उसको खत्म कैसे करेंगे? तो कानून को सजा देनी चाहिए ना। क्या पुलिस अपने आप में कानून बन गई? क्या ऐसे ग्राफ कम हो सकता है? वो न्यायपालिका है? क्या वो न्यायपालिका है? क्या ऐसे अपराध कम हो सकता है? आज उनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। तो इस तरह की इजाजत किसी भी, इसके माने सरकार कमजोर है।
जो पुलिस के हाथों सब कुछ सौंप दिया है। तो ये तरीका बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से बिहेवियर का। वो न्यायपालिका को काम करने दीजिए ना, सारे काम पुलिस अपने हाथ में ले लेगी। तो मैं बिल्कुल भी इसको ठीक नहीं समझती हूँ। ठीक है। कोई मैं पिछली सरकार की दोस्त और इनकी दुश्मन नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो बात दिखती गलत नजर आती है तो मुझे लगता है कि हमको बोलना चाहिए और कहना चाहिए और बेखौफ होके कहना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें जरा अरविंद चोटिया जी को इसमें शामिल करता हूँ। अरविंद सर, एक चीज़ बताइए, ये बड़ा अंतर है भाई। देखिए, अब यहाँ से आपत्ति दर्ज हो गई कि ऐसा अब जब तक तय नहीं हो जाता है तब तक आप कैसे किसी भी शख्स को आप उसको अपराधी मान करके आप उसको जो है आम सड़कों पर घुमाते हैं। लेकिन पुलिस का ये मानना है और लोगों में भी एक आम भावना ये है कि भाई जिसने अभी तक गुंडागर्दी दिखाई, जिसने अभी तक दबंगाई दिखाई, कम से कम इंस्टेंट बाकी जो ऐसा करने वाले लोग हैं उनका मोराल डाउन हो, वो समझ पाएं कि अगर उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या हो सकती है ये बताने के लिए ये इस तरीके से जुलूस निकाले जाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, एक पॉपुलर तरीका है और ये अगर सही देखा जाए तो ये यूपी से आया है। चाहे बुलडोजर वाला हो, चाहे जुलूस निकालने वाला हो, तो ये एक पॉपुलर तरीका है। इससे होता क्या है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, जिसने ये किया है वो उसका जुलूस निकल रहा है, उसकी फजीयत हो रही है, वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। कानूनन तो देखिए, कानून को ही काम करना चाहिए, जो सिस्टम बना हुआ है उसी के हिसाब से। लेकिन समाज इसको स्वीकार करता है। मैं आपको बताऊं, 5 साल पहले की बात है, शायद हैदराबाद के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था, एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ था और उसका एनकाउंटर कर दिया। तो पूरे देश भर में उसकी वाहवाही हुई थी, है ना। लेकिन कानूनन तो सही नहीं है वो, लेकिन ये पॉपुलर तरीका। तो पुलिस भी इस तरफ बढ़ चुकी है कि हाँ, इनके जुलूस निकालो, इनके टांगे तोड़ दो, फिर उसके वीडियो बनाओ, ये सारा होता है। ये कानून को तय करना है कि ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं। जैसे बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी ना, अब बुलडोजर थोड़ी चल सकता है, चला सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वैसा ही है। लेकिन ये पॉपुलर तरीका है और इस तरफ पुलिस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? पुलिस के पास में संसाधनों की भी कमी है, पुलिस के पास में स्टाफ की भी कमी है। आप थानों के अंदर चेक करेंगे तो आपको जहां 7 ASI की पोस्ट है वहां पे 1-1, 2-2 मिलेंगे। और फिर उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी है काम का। राजनीतिक दबाव शायद इस बार कम है क्योंकि इस बार सरकार अल्पमत में नहीं है। पिछली बार सरकार अल्पमत में होने के कारण से विधायकों को थोड़ा ज्यादा फ्री हैंड दिया गया था और उनको पावर बढ़ा दिए गए थे। हर विधायक एक मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करता था। अच्छा, पुलिस को काम वैसे मैं इस पे जगदीश जी को और जोड़ता हूं इसमें। ठीक है, वो एक पहलू ये भी है कि ग्राउंड पर चीजें बदल जाती हैं। पुलिस को किसको रिपोर्ट करना पड़ता था, शायद ये परिस्थितियों का अंतर भी हो सकता है। लेकिन जगदीश जी, एक चीज़ ये कि कई ऐसे मॉडल हैं, जैसा बुलडोज़र मॉडल का जिक्र होता है भाई, और दूसरा जैसे बदमाशों के पब्लिक में घुमाना, है ना, उनको बताना कि भाई आपका जो इकबाल था वो अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर कानून का इकबाल है। तो ये बताने के लिए ये जो कुछ तरीके हैं, क्या, क्योंकि अभी भी फॉलो किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी फॉलो नहीं किए जाते हैं। अभी भी अगर कोई बड़ा क्रिमिनल है या कोई दबंग आदमी है, उसकी बाकायदा वीडियो सामने आती है, उसको दिखाया जाता है और माफ़ी मांगते हुए बताता है कि मैंने गलत कर दिया। इससे लोगों में संदेश आता है कि गलत किया तो देखिए ये सज़ा है, बाद में कानून की सज़ा बाद में मिलेगी, लेकिन अभी इंस्टेंट में जो एक्शन हुआ है उसका रिएक्शन क्या है वो सामने है। देखिए शुभेंदु जी, पुलिस आप सबको विदित है कि अभी जैसे मेरे साथी वक्ताओं ने भी कहा, कितने दबाव में, प्रेशर में काम करे। एक तरफ से आप पुलिस से अपेक्षा रखते हैं कि पुलिस का इतना इकबाल हो कि अपराधी में इतना भय हो कि अपराध नहीं करें। दूसरी तरफ पुलिस अगर मुलजिम को पेश करने के लिए पैदल उसको न्यायालय में ले जाती है तो उस पर जुलूस निकालने के आरोप लगते हैं और ये कहा जाता है कि पुलिस कानून का पालन नहीं कर रही है या बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। तो मैं आपको जहां तक बात बता दूं कि ये जो जुलूस निकालने का कोई गैर कानूनी वाला जो बात है, तो ठीक है, न्यायालय पुलिस के लिए भी है। अगर पुलिस ने गलत तरीके से निकाला तो न्यायालय में शिकायत करने के अवसर आरोपी के पास भी होते हैं। लेकिन पुलिस को अपराधी को पेश करने के लिए सारे कानूनी रूप से जो भी तरीके है उस तरीके से वो पेश करती है। और जहां तक बुलडोजर कार्रवाई की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ शर्तें तय करी है, कुछ बंदिशें लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर गलत तरीके से अतिक्रमण करता है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आज भी उसका बुलडोजर के तहत उसके मकान या आवास के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इसमें निश्चित रूप से पुलिस जनता को ये मैसेज देना चाहती है
कि हम बड़े अपराधियों के खिलाफ या बहुत जो सामाजिक रूप से घृणित अपराध करते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं और उसका एक संदेश भी जनता में देना चाहती है। और उसके लिए एक तरीका है कि मुलजिम को गाड़ी में नहीं बिठा के पेश करके हम पैदल पेश करते हैं, करते तो कोर्ट में पेश करते हैं। तो उसमें माननीय न्यायालय भी उस चीज को देखता है, मॉनिटर करता है। अगर पुलिस ने गलत किया तो न्यायालय पुलिस के लिए भी है। तो ये कहना कि साहब पुलिस जानबूझ के ऐसा करती है या कानून का उल्लंघन करती है, मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस जितना कर सकती है अपराधियों में भय कारित करने के लिए, उस तरीके से वो भी कानून के भीतर रहते हुए पुलिस निश्चित रूप से वो कर रही है और प्रभावी कार्रवाई कर रही है। और किसी गलत कार्रवाई के लिए न्यायालय बैठे और न्यायालय कार्रवाई करते भी हैं, कई बार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है एसपी मित्तल सर, इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तरफ हम ये चाहते हैं पुलिस से कि बहुत सख्ती के साथ जो बदमाश हैं, जो आपराधिक तत्व हैं, उनके मन में डर बनना चाहिए। अब कैसे बने? अगर एक्शन लेते हैं तो फिर सवाल भी उठने लगते हैं कि भाई आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी, सख्ती दिखानी पड़ेगी। ठीक है, नियमों का पालन भी होना चाहिए, लेकिन आम जन भावना भी इससे जुड़ी हुई है। अब जैसे ये हुआ कि भाई वहां पर अगर ले जा रहे हैं तो अपराधी को जो है कार की जगह आप पैदल पैदल लेकर के जा रहे हैं, तो इससे लोगों में क्या हुआ, उस अपराधी का डर खत्म हुआ कि देखिए इसको, ये आम आदमी ही है, इसका कोई ज्यादा दबंगा ही नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब इसको पेश कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो डर कम करती है। देखिए मेरा ये कहना है कि एक अपराधी के प्रति, मतलब एक आप देखिए 2 दिन पहले किसी अपराधी ने रिवॉल्वर चला दी किसी शोरूम में जाके और उसने हवा में लहरा दी और उसने सरे बजाज क्या नाम से गोलियां चला दी, या कोई एक बलात्कारी है वो फरार हो गया, उसके प्रति किस बात की सहानुभूति हो? यदि पुलिस क्या नाम से उसको कोर्ट में ले जा रही है, पैदल पैदल ले जा रही है, या वो भाग रहा है और पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी है, तो उसके प्रति किस बात की सहानुभूति दिखाई जा रही है? आप जब तक समाज में अपराधियों के खिलाफ भय नहीं दिखाएंगे तब तक तो अपराध रुकेगा नहीं। अब यदि मान लीजिए कोई बलात्कारी फरार हो जाता है, एक क्या नाम से कोई अपराधी सार्वजनिक फायरिंग करके भाग जाता है, तो पुलिस की बदनामी होती है कि पुलिस पकड़ नहीं रही है, पुलिस मिली नहीं है और मार दिया जाएगा। क्या आप उसका कह रहे हैं? आप नहीं, देखिए निशा जी, मैं आपके विचारों का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप क्या नाम से अपराधियों के प्रति सहानुभूति जता सकती है, लेकिन मैं अपराधियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं जता सकता। अदालत अपना काम करती है और जो क्या नाम से पुलिस के पास जो कानून व्यवस्था का काम है वो अपना काम करती है। शुभेंदु, मैं एक बात यहाँ और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी ये आपने जो आंकड़े अभी बताए कि क्या नाम से 20,000 FIR कम हुई है, उसमें मुझे एक जो कारण नजर आता है वो ये भी है कि इस वक्त क्या नाम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का तालमेल। हाँ। देखिए आपको ध्यान हो तो ठीक है, मैं माफी के साथ रुक रहा हूँ सर, समय इतना ही है, समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, माफी के साथ रुक रहा हूँ। खैर ये तो अंतहीन बहस है, इस पर चर्चा बहुत लंबी चल सकती है। खैर लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन राजस्थान में अपराध का ग्राफ कम होने के कारण कई हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन और कम होना चाहिए, इसके लिए विचार करने की भी जरूरत है। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।